देखिए, आपका शुरू किया गया था ये संविधान में आपका संघ की कार्यपालिका चल रही है और इसमें जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है और कुछ आपका आर्टिकल वाइज भी क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार अनुच्छेद तो भाई तैयार ही रखिए। अनुच्छेद 52 हम बताए थे कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, यानी कि राष्ट्रपति होगा। ये आपका पहला पॉइंट। फिर 53 से क्वेश्चन आपका बना है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वह किसमें वेस्टेड होती है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। स्वयं शब्द को विफल करने के लिए अनुच्छेद 74 हम बताए थे 74 संशोधन किया गया और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य कर सकेगा नहीं, बल्कि करेगा, यानी कि बाध्य है। लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। इसके बाद आपका सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च समादेशक होता है, यानी कि सेना को आदेश देने का पावर मैं बताया था किसका किसको होता है, तो आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को। इसके बाद आपका अनुच्छेद 54 बताया गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल भी, कि जो इलेक्टोरल बोर्ड है यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में, तो 54, यानी कि कौन कौन चुनाव में भाग लेंगे, कौन कौन वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो याद रखिएगा लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित। बैठिए हो जल्दी आप, बैठिए। चोट वोट ना लगे किसी को। देखिए अगला आपका लोकसभा के निर्वाचित, आपका लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दो संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी अब भाग लेते हैं और वह दिल्ली और पांडिचेरी। 17वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड या मैनर या ढंग या तरीका किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 55 में है। ये मैं कल बता चुका हूँ, एक एक छोटी छोटी बातें। अब आइए आर्टिकल 55 के बाद आइए 56। हाँ, जनसंख्या हमने बताया था कि जनसंख्या आपका अभी भी राष्ट्रपति के चुनाव का जो आधार है 1971 की ही जनसंख्या है, भले आपका उसके बाद जनगणना हो चुकी हो। अगला देखिए आपका आर्टिकल 56 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका कुछ बातें कोरिलेट करनी पड़ेंगी। देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बना है। राष्ट्रपति की पदावधि पदावधि का मतलब ये हुआ कि आखिर राष्ट्रपति कितने टर्म तक, कितनी अवधि तक, कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा। तो पदावधि किस अनुच्छेद में दी गई है, पहला क्वेश्चन 56 में। एक एक खंडों पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आएंगी और दो तीन आर्टिकल आपका कोरिलेट भी होंगे। देखिए एक एक शब्द, पहला खंड देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि क्लाज 1 एक जनरल रूल बताता है, सामान्य बात बताता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो जिस दिन वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है उस तारीख से अगले 5 वर्ष तक वह अपना पद धारण करेगा। ये सामान्य नियम। लेकिन ये नियम
3 प्रोविजो के अधीन है। इसका मतलब यह निकलेगा कि 3 ऐसी कंडीशन होगी जहाँ की राष्ट्रपति जो है वह 5 साल के पहले भी हट सकता है और 5 साल के बाद भी अपने पद पर रह सकता है। फिर एक बार देखिए इसको। क्लाज 1 में जनरल रूल ये है, सामान्य नियम ये हैं, या मामूली तौर पर भी कह सकते हैं, या सामान्यतः मामूली तौर पर यह नियम है कि जिस तारीख को कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आपका शपथ लेता है उस तारीख से वह कितने दिन तक अपने पद पर बना रहेगा, 5 साल। लेकिन यह नियम 3 प्रोविजो 3 परंतुकों के अधीन है, अर्थात अगर मामला 3 परंतुकों में आ जाता है किसी में तो 5 साल से पहले भी उसका पद खाली हो जाएगा या 5 साल बीतने के बाद भी वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो 3 परंतु क्या हैं, इनको कहाँ से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है? तो अनुच्छेद 56 1 का परंतुक नंबर ए देखिए। ए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि 5 साल पहले भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। वह पहला तरीका क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं वह लिखित रूप में हस्ताक्षरित करके अपना इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे। तो रिजाइन राष्ट्रपति किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उप राष्ट्रपति। फिर एक बार देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वह राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो उपराष्ट्रपति। अब समस्या थोड़ा यहाँ क्रिएट करिए, न तो राष्ट्रपति है नहीं और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है, तब क्या हो? इसके बारे में कहीं कोई हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। बीबी गिरी के मामले में ही ये समस्या आई थी और मैं बता भी था सामान्य बातों में एक दो दिन पहले कि बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए। अब समस्या ये आई कि जब कोई राष्ट्रपति रेगुलर है ही नहीं तो इस्तीफा कैसे दिया जाए। तो इन्होंने क्या काम किया कि अपना इस्तीफा लिखा, उस पर साइन किया और राष्ट्रपति की जो मेज होती है, यानी कि जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, मेज पर रख कर चले आए और ये कल्पना कर लिया गया, झूठ जो कहा जाता है सर हेनरी मैन के अनुसार, ये कल्पना कर लिया गया कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्या किया है, दे दिया है। क्योंकि कहीं कोई प्रावधान इस बारे में हमारे संविधान में नहीं है। दूसरा नियम आइए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल इसकी सूचना देंगे और वह क्वेश्चन बनता है हमेशा कि इसकी सूचना किसको देंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, कि पीएम को, कि लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे? इनमें से कोई नहीं। तो किसको दी जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष को। फिर एक बार हम दोबारा, ये बार बार क्वेश्चन आता है, अब ये प्रावधान कहाँ है? तो जब भी ये प्रावधान पढ़िए तो क्लाज 2 आ जाइए, अनुच्छेद 56 का क्लाज 2। यानी कि जब भी आप अनुच्छेद 56(1) का क्लाज ए पढ़िए उसी के साथ तुरंत आपका क्लाज 2 पढ़ना है कि जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है, उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। ये बात कहाँ स्पष्ट रूप से लिखी गई है? तो 56 के किस क्लाज में? 2 में। अब अगला क्वेश्चन इसके रिवर्स गियर में देखिए, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है
तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी तत्काल सूचना किसको दी जाएगी? तो इनमें से कोई न मारिएगा, क्योंकि कहीं भी कोई सूचना देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन कब, जब कौन किसको इस्तीफा सौंपे? आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बनता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाकर, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाकर बनता है कि जब कोई न्यायाधीश अपना इस्तीफा सौंपता है तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी तत्काल, ये पूछा जाता है। तो आगे बताया जाएगा, 3-4 सूचनाएं हम दिलवाएंगे, और काफ़ी आपका क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी छोड़ दीजिए। अब आइए खंड बी, परंतु नंबर बी पर कवर करिए। पहला हो गया अनुच्छेद 56(1) का प्रोविजन नंबर बी देखिए। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। यानी कि 2 क्वेश्चन सतर्क रहना है। पहला आपका, राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकेगा उसके पद से? ये आधार कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 56(1) के प्रोविजन नंबर क्या? बी में। बताइए किस आधार पर हटाया जा सकता है? केवल और केवल एक आधार है, भाई गलत ना हो, ये आईएएस में पूछा गया। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, संविधान का अतिक्रमण। अब अगला क्वेश्चन, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ परिभाषित है? तो कहीं संविधान में परिभाषित नहीं है। यानी कि संसदीय परंपरा के अनुसार, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार जो कर्तव्य राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं संवैधानिक इत्यादि, अगर उन कर्तव्यों का राष्ट्रपति वायलेशन करता है तो ये माना जाएगा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया? वायलेशन। कहीं परिभाषित नहीं है, मैं फिर बता दूं। यानी कि जो संवैधानिक कर्तव्य राष्ट्रपति के हैं, अगर राष्ट्रपति उसको मानने से इनकार करता है तो हम मानेंगे कि राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया है? वायलेशन। अब आधार आप बताइए। देखिए मॉडल भी हमें चलते रहना है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित किन आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकेगा? 3 ऑप्शन देगा, देखिए क्या क्या। संविधान का अतिक्रमण, दूसरा आपका सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार कहिए, तीसरा असमर्थता, चौथा उपर्युक्त सभी। यही सतर्क रहना है, उपर्युक्त सभी नहीं मारना है किसी भी हाल में। केवल एक बेस है, कौन सा? संविधान का उल्लंघन। तुरंत कोरिलेट करिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो 2 आधार हैं, प्रूफ मिसकंडक्ट यानी कि साबित कदाचार, और दूसरा असमर्थता। भाई राष्ट्रपति के लिए नहीं है, राष्ट्रपति के लिए क्या है? आपका संविधान का उल्लंघन। दूसरा शब्द देखिए, करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? तो इम्पीचमेंट या महाभियोग क्या होता है तो आगे चलेगा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा, ये कहाँ प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 56(1) के प्रोविजन नंबर बी में महाभियोग का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 61। महाभियोग बताया जाएगा आपका अलग से। तो 2 पॉइंट मिले अब तक, आधार और किस आधार माने क्या लगाकर? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 61 में।
अगर इसके द्वारा हटा दिया गया तो 5 साल पहले ही राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त, वैकेंट हो जाएगा। अब अनुच्छेद 56(1) का प्रोविजन नंबर 3 देखिए, C(1) का C, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। तो क्या कोई राष्ट्रपति 5 साल से अधिक समय तक अपने पद पर रह सकता है कि नहीं रह सकता है? कब? जबकि नया राष्ट्रपति अपना पद अभी ग्रहण, तो क्या 5 साल से अधिक रह सकता है कि नहीं? कोई राष्ट्रपति रह सकता है। इसीलिए लिखा गया कि भाई हो सकता है कोई चुनाव में कोई दिक्कत आ जाए, हो सकता है कोई बाधा आ जाए, तो बाधा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद भी जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना शपथ नहीं ले लेता, पुराने राष्ट्रपति 5 साल बाद भी क्या करेंगे, कार्य करते रहेंगे। ये किस प्रोविजन में है? 56 आपका 1 के किस में, C में। और 56 का क्लास 2 हम बता ही चुके हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा तो इसकी तुरंत सूचना किसको दी जाएगी, लोकसभा के। एक क्वेश्चन बनने का यहाँ चांस रहता है। अब आइए 57, पुनर्विचार के लिए पात्रता। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि पुनर्विचार के लिए पात्रता किस आर्टिकल में, तो 57 में। पुनर्विचार के लिए पात्रता का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो कोई भारत में रोक टोक नहीं है। एक बार बना, फिर चुनाव जीते, दोबारा बने, फिर चुनाव जीते, तिबारा बने, कितनी बार बन सकता है? कोई संख्या आपका निर्धारित नहीं है। एक बार बना, 2 बार बना। लेकिन अमेरिका में आपका निर्धारित है कि कोई व्यक्ति केवल और केवल कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। जैसे ट्रंप है, अभी से अभियान शुरू कर दिए हैं, एक बार राष्ट्रपति रहे, दोबारा बने नहीं, हार गए चुनाव, तो दोबारा सपना देख रहे हैं कि हम क्या होंगे, बनेंगे। तो अमेरिका में आपका संविधान में संशोधन किया गया, 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में कोई रोक टोक। तो किस आर्टिकल में है ये आर्टिकल पूछा गया है? 57, रट कर जाइएगा। 57 के बाद आ जाइए 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? यहाँ से भी आपका 2 एंगल से क्वेश्चन बनता है। देखिए गलती आप कहाँ करेंगे, वही गलती सुधरवाना है हमें। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये 58 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति होने के लिए व्यक्ति में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो क्वालिफिकेशन में अंतर है वहीं आपको समझना पड़ेगा। एक अंतर है और वहीं अंतर मुख्य रूप से दिमाग में बैठाइए पहले ही। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए यह आवश्यक है कि आयु को छोड़कर माने सिवाय, आपका वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और उपराष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो देखिए मॉडल क्या बनता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की, देखिए भाई, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आपका कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, यही गलती होगा। एज सभी लोग जान जाएंगे, भारत का नागरिक हो ये भी आप सभी लोग जानते हैं। जो टेक्निकल क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन में आप गलत करेंगे। वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। इसी में पूछेगा कि कौन योग्यता आवश्यक नहीं है। तो कौन सी आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के लिए? राज्यसभा। और उपराष्ट्रपति रिवर्स गियर में दे दे तो उपराष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता या योग्यता। बेरेक्ट देखिए, जो टेक्निकल क्वेश्चन जहाँ से गलत हो सकता है वो हम पहले ही बताए। देखिए आपका
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ठीक है भाई, ये तो सभी लोग जानते हैं, विदेशी नहीं बन सकता। तो नागरिक में देखिए अमेरिका और भारत में अंतर है। देखिए आपका अमेरिका और भारत में अंतर है। अंतर ये है आपका कि अमेरिका में वही व्यक्ति बन सकता है राष्ट्रपति जो अमेरिका में जन्मा हो, यानी कि वहाँ का आपका जन्म लिया हो वहाँ, यानी कि उसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गया, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के अयोग्य होगा। लेकिन भारत में चाहे पैदा हुआ हो और चाहे विदेश से आकर भारत की नागरिकता ग्रहण किया हो, दोनों योग्य होंगे। लेकिन बस एक ही है कि वह पर्चा दाखिला करते समय भारत का क्या हो, नागरिक। उससे मतलब नहीं कि पहले था कि नहीं। दूसरा, एज याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो कम से कम कितने एज की आयु पूरी कर चुका हो, 35। और जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता। तो या तो इसमें एज का प्रश्न पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपका देखिए, राज्यसभा नहीं कहा गया, क्या कहा गया है, जब उपराष्ट्रपति आएगा तो आपका वहाँ क्या होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा। तो चूंकि समय भी हो गया है तो आपका कल आगे बढ़ाया जाएगा इसको, फिर हम बताएंगे इसको, क्योंकि उपराष्ट्रपति से अनुच्छेद जो है को रिलेट कर देंगे एक साथ। उसको उपराष्ट्रपति वाला जो प्रावधान है इसी के साथ वो भी अनुच्छेद पढ़ना है। तो कल क्लास चलेगी भाई आपका। देखिए वैकेंसी भाई आपका पल पल मैंने सूचनाएं बदल रही हैं क्योंकि फिर पता करा गया, दो चार लोग आकर कहे कि नहीं विवाद निपटाया जा रहा है और हो सकता है शनिवार तक आ जाए। जो मैंने फिर पता करवाया गया एक बार दोबारा अभी बीच में गैप में कि क्या पोजीशन है, क्योंकि काफ़ी लोग भरमा दे रहे हैं, तो बार बार आयोग से पता करवाया जा रहा है। तो पूरा चांस है कि शनिवार तक वैकेंसी आ जाएगी, जो अभी सूचना मिली है। क्योंकि जो भी रिजर्वेशन इत्यादि का मामला चल रहा है, अपना आयोग भाई सरकार से मिलकर निपटा लेगा जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लेगा।